मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ के प्रत्येक इकाई अर्थात राज्य के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया था, तब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया। उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, किंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। सीनेट की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। बच्चों, प्रारंभ में सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता है और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता है और किंतु पक्ष विपक्ष के बराबर मत आ जाएं, अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में वह अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट की कार्यवाही के जो सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतः नहीं आते हैं कि जिनमें सभापति को व्यवस्था स्थापित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। सीनेट की कार्यवाही के संबंध में एक विशेष बात है, चाहे उसे उसका दोष कहा जा सकता है, और वो ये है कि सीनेट के सदस्यों को मन चाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व इस बात पर डिस्कस ना हो जाए कि अपने विचार व्यक्त करने के समय के प्रतिबंध के रूप में कोई व्यवस्था ना हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी विषय पर कितने समय तक बोल सकता है, अगर इस विषय पर कोई समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है और बस केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता है और इसे ही फिलिबस्टर कहा जाता है।
अब हम सीनेट की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सीनेट की शक्तियों में प्रथम है कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति ही प्राप्त है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम देखते हैं कि साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। इसी तरह संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी ये स्थिति है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों के संबंध में कुल स्थिति इस प्रकार है कि वित्तीय विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दें। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में भी सीनेट की स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से ही गौण है, व्यवहार में नहीं। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो यह विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर की संख्या में प्राय 3-3 सदस्य होते हैं और सम्मेलन समिति दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है। व्यवहार में सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं और समझौता बहुत कुछ सीमा तक उसी रूप में संपन्न हो जाता है जिस रूप में सीनेट चाहती है। अब है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ तभी वैध समझी जाएंगी जबकि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दे। इसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जबकि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। इसी तरह कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है। सीनेट अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। इसी प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है सीनेट को कि अन्वेषण या जांच संबंधी शक्ति। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपने इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की और सीनेट के इस अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने के लिए यह आवश्यक है। इसी प्रकार सीनेट को न्यायिक क्षेत्र में भी अनेक शक्ति प्राप्त है और न्यायिक क्षेत्र में जो उसे शक्ति प्राप्त है वह है महाभियोग की जांच का अधिकार। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे कि गवाहों को बुलाना, शपथ दिलाना, आदेश जारी करना, ये सब कार्य करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है
और अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वह सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणामों की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट की शक्तियों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है और यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापकों के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है।